हेलो स्टूडेंट्स, आज के जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी अभिंदरंगा ऐप प्ले स्टोर पर आ चुकी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जितने भी वीडियो हैं वो बहुत ही सस्ते दामों में ले सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो है वो स्पेशल जीके पर है, राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो देखिए 6 माह तक। तो तीसरा इसमें ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला है राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो स्पष्ट है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। तो इसमें 2 ऑप्शन हमारा आंसर होगा। राज्य ऑब्लिक केंद्रीय मंत्री परिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राज्य यानी राज्य की मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जैसे कि नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद है, और राज्यों में आप हरियाणा को ले सकते हैं जैसे खट्टर सरकार है। तो राज्य और केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती हैं जब तक कि, यानी राज्य में तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो और सेंटर में उसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद को विश्वास मत प्राप्त हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, उसे लोकसभा और विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो। तो यानी पहले राज्य तो आगे विधानसभा होना चाहिए था और पीछे लोकसभा। एनीवे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर राज्य और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की दोनों की बात की गई है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को और विधानसभा में राज्य मंत्रिपरिषद को विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें देखिए आप, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है, पहला है एक मंत्री के इस्तीफा देने पर सभी को इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरा है एक मंत्री को पद से हटाने पर सभी अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा है एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्याग पत्र देना होता है। तो 3 नंबर इसमें आपका ऑप्शन होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप राज्यों पर आए तो राज्यों में अगर किसी विधानसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। राज्य के संबंध में भी यही बात है। आगे है, संघीय शासन प्रणाली में सरकार के, अब पहला कहता है 3 स्तर, 2 स्तर केंद्रीय और राज्य। बिल्कुल सही है, केंद्रीय और राज्य 2 स्तर होते हैं। संघीय शासन प्रणाली में सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्रीय स्तर, एक राज्य स्तर, जिन पर शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है अलग अलग से। तो हमारा आंसर इसमें नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है जहां पर एक ही एकात्मक शासन है, यानी केंद्र का राज है, राज्य का नहीं। अगर राज्य का होता है संघात्मक हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है? तो ऑप्शन में भारत नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड है। तो आपको ये याद रखना है कि वो देश इंग्लैंड है। 4 ऑप्शन इसमें आपका आंसर होगा। अगला है, मंत्रिमंडल में होते हैं यानी शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में? तो आपको याद रखना है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में बहुत बड़ा अंतर होता है।
मंत्रिमंडल वो होता है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में सभी छोटे बड़े उप मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री सभी शामिल होते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो ऑप्शन 2 में है। अगला है भारतीय संसद निम्न से मिलकर बनी है। तो ये बच्चों से मैं भी अपने सेंटर में पूछता रहता हूँ कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो किसी को ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कानून बनाएंगी तो एक दूसरे में जाकर वो पास होगा, लेकिन उनके पास होने के बाद जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे वो कानून नहीं बन सकता। तो इसका मतलब इस कानून फॉर्मेशन की स्थिति में किन किन शक्तियों ने काम किया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने। तो आपको याद रखना है कि उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन यहां पर दिया गया है, उपयुक्त सभी आप देख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारा आंसर होगा। उसके बाद में आते हैं, देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वो एक अलग बात है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या त्याग पत्र देना पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन फिक्स 5 वर्ष होता है। उसके बाद में है लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या है। तो हम वैसे ही सोच लेते हैं भाई राष्ट्रपति लोकसभा में तो 2 मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन यानी एंग्लो और इंडियन माता पिता की संतान को, और जो 12 हैं वो लोकसभा में यानी विशेष ख्याति प्राप्त लोग, किसी विशेष विषय में ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 12 दो इसमें किसमें है, पहले लोकसभा है तो उसमें 2 और राज्यसभा में 12, तो क्रम से चलेंगे तो 4 ऑप्शन इसमें हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, क्या राज्यसभा का विघटन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है। क्या राज्यसभा का विघटन, तो आप याद रखें राज्यसभा का विघटन हो ही नहीं सकता, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, केवल लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा ऐसे ही चलती रहती है। तो इसमें राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है, तो नंबर 3 आपका आंसर होगा। अगला है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आप याद रखें लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्वयं करती है, उसके सदस्य मिलकर करते हैं, और उसको पद और गोपनीयता की शपथ भी कोई नहीं दिलाता, क्योंकि वो लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। आपको ये बात याद रखनी है। तो उसको जो है नियुक्ति करने वाले होते हैं लोकसभा के सदस्य, तो नंबर 4 ऑप्शन इसमें आपका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, भारतीय संसद ने, 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने। तो इसका आंसर हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वोटों के द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी गई थी, जिसको संविधान निर्माण करना था। अगला है कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग 1936 के किस वार्षिक अधिवेशन में उठाई। तो ये फैजपुर अधिवेशन 1936 था, ऑप्शन नंबर 1 आपको याद रखना है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसका सदस्य नहीं थे। तो BR अम्बेडकर तो उसके आपको पता है सदस्य तो थे ही, साथ में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, और श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी सदस्य थे, N गोपालाचारी अयंगर भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये इसमें आपका आंसर होगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। तो आपको याद रखना चाहिए पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष एक ही बात है, सेक्युलर, एक तो ये शब्द,
दूसरा समाजवादी सोशलिस्ट, और तीसरा अखंडता, यूनिटी और इंटेग्रिटी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन 3 हमारा आंसर इसमें होगा। हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। अगला है भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान तो उसके पारित होने के तुरंत बाद 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? यह आपको पता होना चाहिए। जो हमारी कांग्रेस थी, ये 26 जनवरी 1930 से ही इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाती आ रही थी, 26 जनवरी को 1930 से। इसलिए कुछ दिन रुक कर इंतजार किया कि 26 जनवरी आए और संविधान को उसी दिन, उस दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए इंतजार की, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान भारतीय विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र भी भारतीय संविधान की विशेषता है, और संसदीय प्रणाली की सरकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है। सिर्फ अधिक लोकशील गलत है। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। आसानी से भी उसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन कठोर भी है। उसके कई अंग ऐसे हैं जिनको संसद भी हाथ लगाते समय सोचती है। तो कठोर और लचीला दोनों है। आगे है भारत में न्यायपालिका। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र सरकार के अधीन है, किसी के भी अधीन नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो एक ऑप्शन आपको इसमें आपका आंसर मिलेगा, 1 नंबर हमारा इसमें आंसर है। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? पहले तो आपको पता होना चाहिए संघीय शासन क्या होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार मिले हुए हों। समान तो नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत कुछ अलग भी है। राज्यों के पास कम राइट्स हैं, कई शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, लेकिन बंटवारा तो है। तो हम कहेंगे लिखित संविधान भी ठीक है, मौलिक अधिकार भी ठीक है, सभी को मिले हुए हैं, शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, लेकिन एकल नागरिकता नहीं है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर 3 होगा। अगला है निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? यानी एक के पक्ष में, यानी केवल केंद्र के पक्ष में ही शक्ति प्रदान करते हैं। तो वो एकात्मक हो गया। संघात्मक जो दोनों में हो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास, भाई ये भी सारी अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र के पास ही है, केंद्र ही उस पर कानून बनाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी केंद्र ही लगाते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं का तो है केंद्र से। केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार वो भी राष्ट्रपति के पास हैं। तो उपयुक्त सभी, इसका मतलब सभी 4 नंबर उत्तर होगा। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन सा वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है? संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिमंडल, सारी शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। तो ये है हमारा आंसर नंबर 4। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया क्या होता है? समस्त शक्तियां रखता है, नाम मात्र की शक्तियां रखता है। यही हमारा आंसर है। संसदीय प्रणाली की सरकार में संसद की चलती है, वहां नाम मात्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति। तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर होगा। संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में सभी मंत्रियों के समान है, और वह दोनों समान लोगों में प्रथम होता है। जो समान लोग होते हैं उनमें प्रथम होता है, पहले नंबर पर। यानी सभी मंत्री हैं वो समान हैं, तो उनमें सबसे पहले वो आएगा।
तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री उनसे ऊपर होता है, तो एक इसमें ऑप्शन होगा। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। हमेशा याद रखें कि संसदीय शासन प्रणाली में इंडिया में हमेशा मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति, निम्न सदन उच्च सदन राज्यसभा होती है, याद रहे, और निम्न सदन लोकसभा होती है। तो यहां पर भारत में संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद पूरी की पूरी, छोटे बड़े मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी केवल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा सभा के प्रति, चाहे वो राज्यसभा से ही मंत्री क्यों न बनाए गए हों, लेकिन उनका उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति रहेगा।